हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो चलिए आज का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा है वो 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का है वो गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, हनुमंतराव समिति और LM सिंघवी समिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में है वो LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। ठीक है, जो अशोक मेहता समिति है, के संथानम समिति है, जो पंचायती राज से संबंधित 6 से 7 समितियां हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगी आज या कल में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। इनकी सन पूछ ली जाती है या फिर इनकी जो रिपोर्ट, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब जारी की थी वो पूछ ली जाती है। तो ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपका एक क्वेश्चन इनसे बन सकता है, क्योंकि ये जितनी भी समितियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी, LK आडवाणी, AB वाजपेयी, MM जोशी या सिकंदर बख्त। तो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात पूछा है, आप गठन पर मत कर दीजिएगा कि गठन किसमें कौन थे। गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े कि राजस्थान बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाने की घोषणा की गई है, जिसके संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है। यानी इसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है वो आपके 10 फरवरी 2023 में जो आपका बजट की घोषणा हुई थी उसमें ये बताया गई थी कि इसकी घोषणा की गई थी। तो इसके बारे में हमें असत्य कथन बताना है। इस योजना का लाभ है वो पंजीकृत श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर मिल पाता है। इस योजना में 21 से 50 वर्ष तक के आयु वाले श्रमिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ अस्पताल में भर्ती होने के बाद केवल 7 दिन तक ही मिल पाएगा और इस योजना के तहत श्रमिकों को 200 प्रतिदिन की सहायता प्रदान की जाएगी। तो अगर हम इस योजना की बात करें तो इसमें घोषणा की गई थी कि जो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना है ये श्रमिकों, जो लाभ पंजीकृत श्रमिकों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होगी। ठीक है, तो अस्पताल में जो भर्ती होंगे उन्हीं को मिलेगी। दूसरी, अगर इनकी आयु की बात करें कि कितनी आयु के, तो इसमें आयु की बात होगी तो वो आपकी होगी 25 से 60 वर्ष। 25 से 60 वर्ष तक की आयु के जो लाभार्थी होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। और दूसरा कि इस योजना में भर्ती होने के बाद 7 दिन तक, यानी 7 दिन तक है इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना के तहत श्रमिकों को 200 प्रतिदिन की सहायता मिलेगी। हाँ, 200 प्रतिदिन, 200 पर डे के हिसाब से है वो आपको रुपए है वो मिलेंगे इस योजना के तहत। ठीक है, एक इस योजना है, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नागरिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, नागरिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति आता है। और दूसरा कि जो आपकी सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल होंगे उन लोगों को है वो पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। औरों को पंजीकृत होना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ उनको मिल पाएगा। तो इसमें आप 4 चीजों का ध्यान रखिएगा कि जो श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स है उनको मिलेगी, आयु 25 से 60 वर्ष होनी चाहिए और जो उनके 7 दिन तक मिलेगी और पर डे 200 रुपए मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम गलत देखें तो इसमें यह दिया हुआ कि 21 से 50 वर्ष नहीं, इसकी जो आयु है वो है 25 से 60 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य में जिनमें कथन 1 और कारण 2 दिया हुआ है। कथन ए में बोला है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये तो इसने गलत बोल दिया।
चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितने सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं की नियत कर सकते हैं। ये इसने बिल्कुल सही बोली है। तो आपका कथन ए गलत होगा और कथन आर है वो सही होगा। तो इसमें आपका ए बी, तो आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है और आर है सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य और ग्राम सभा का सदस्य। तो इसने पूछा है कि जिला परिषद का संगठक नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, ग्राम सभा का सदस्य है वो इसका संगठक नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य या फिर लोकसभा की कुल सदस्य का 1/3। तो इसमें ये देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर, यानी जो विपक्ष की मान्यता होती है गठबंधन, वो कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष देता है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कितने, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 सदस्य होने चाहिए। अब अगर हमारे एक मन में आता है ये 55 सदस्य कैसे हो सकते हैं, तो 55 सदस्य कैसे होंगे कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है, तो इसका न्यूनतम है ना, न्यूनतम कम से कम 10% है, 10% है वो होना चाहिए। तो इसका 10% करें तो 54.5% आएगा, यानी 55 सदस्य होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? 55 सदस्य हैं वो कम से कम होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, 55 जो सदस्य है वो होने चाहिए। किसके होने चाहिए? यानी जो संबंधित पार्टी है वो, या फिर जो गठबंधन उनका हुआ है तो उनकी है वो 55 सदस्य होने चाहिए, यानी न्यूनतम 10%, लोकसभा सदस्य के न्यूनतम 10%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 के अनुसार हस्तशिल्प, केश कला व माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना है वो शुरू की गई है? स्वरोजगार कल्याण योजना, हस्तकला कामगार कल्याण योजना, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना और कला कारीगर कल्याण योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है वो चलाई गई, यानी उसकी घोषणा की गई थी। इसके अनुसार है जो हस्तशिल्प, केश कला, माटी कला या फिर इनमें हलवाई भी आ सकते हैं, हलवाई आ सकते हैं, कोई काम जो कारीगर है कारीगर इसमें आ सकता है, इसमें मोची भी आ सकता है, इसमें मोचे के साथ साथ बढ़ई भी आ सकता है, बढ़ई भी आ सकता है, और शिल्पी हस्तशिल्पी भी आ सकता है, केश कला यानी केश कला का काम करने वाला, माटी की कला का काम करने वाले, ये सब इसमें आ सकते हैं। तो एक तो ये आ गया कि जो आपकी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो ये आ गई हलवाई, कारीगर, मोची, बढ़ई, हस्तशिल्पी, केश कला काम करने वाला, माटी कला का काम करने वाला, ये तो आ सकते हैं लाभार्थी, यानी कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। अगर इनकी आयु की बात करें तो इनकी आयु है वो 18 साल से ऊपर होगी, 18 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी है इसमें आ सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज होगी। अब इसमें है वो योजना में दिया क्या जाएगा? ठीक है, तो इस योजना में इन सभी शिल्पकारों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। किस लिए दिए जाएंगे? कि इनकी आवश्यकता की कोई किट हो गई, उपकरण हो गया, कोई सिलाई मशीन हो गई आदि, इनके को जो काम के लिए जो आने वाले जो उपकरण होते हैं उनके लिए है वो 5-5 हजार रुपए का अनुदान राशि है वो दी जाएगी, अनुदान राशि है वो दी जाएगी। तो आपके विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में कितनी दी जाएगी? 5,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। एक इसमें यह भी बोला गया है कि आगे आने वाले वर्षों में, आगामी वर्ष में जो लोग होंगे वो अपने उत्पादों की बिक्री करने के लिए, उत्पादों को बिक्री करने के लिए अपने उत्पाद को बाजार तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए है ये जो अपनी राज्य सरकार है, ये उत्पादों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शनी लगती है, राष्ट्रीय स्तर पर जो मेले लगते हैं या फिर जो प्रियदर्शनी लगती हैं,
प्रियदर्शनी लगती हैं, तो उनके लिए है ये जो अपनी राज्य सरकार है ये 10,000 रुपये देगी, 10,000 रुपये देगी। कितने लोगों को देगी? लगभग 30,000 लाभार्थियों को, 30,000 लाभार्थियों को है वो 10,000 रुपये ये हमारी राज्य सरकार देगी कि ये अपना सामान है जो इन्होंने उत्पाद बनाया है वो बाजार तक ये ले जा सके। इनके खर्चे के वहन के लिए 10,000 रुपये देगी, 30,000 लाभार्थियों को देगी। तो इस योजना में आपको याद क्या रखना है कि आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। किन किन को? हलवाई हो गया, कारीगर, मोची, बढ़ई, हस्तशिल्पी, केस कला वाले, माटी कला वाले, ये हो जाएंगे। कोई घुमंतु आदि भी हो सकता है, ठीक है। इनको 5,000 रुपये इनके आवश्यकता के किट उपकरण लाने के लिए दिए जाएंगे। तो इस योजना पर हमने विस्तृत चर्चा की। अब इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, विश्वकर्मा कारीगर कल्याण योजना, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 ये ड़, अनुच्छेद 243 ये च, अनुच्छेद 243 ये 6 और अनुच्छेद 243 ये और ज। तो आपका याद रखना है कि महानगर योजना के लिए किस समिति का गठन किया जाता है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 ZE, यानी यह अड़े को क्या बोला जाता है? ZE। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, तो आपका अनुच्छेद 243 ZE हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें जो ये महानगर योजना से संबंधित समिति हो गई है, एक दो समिति होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इस टॉपिक का रिवीजन करें तो जो इन पे है आप इन की पॉइंट पर थोड़ा ध्यान है वो अच्छे से दें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथन ए है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है वो हैं, समाहित है, यानी इसमें है। वह बहुत से चीजों के विरुद्ध विस्तार में चर्चा करता है। तो इसमें हमें बताना है कि कथन ए और कारण आर है वो दोनों सही हैं या फिर आर है वो ए की व्याख्या करता है नहीं करता है। हाँ, इसमें ए भी सही है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अभिशासन में बात करें तो कुछ नीति निर्देशन, कुछ वादे भी है, कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत भी हैं, लेकिन वह बहुत सी चीजों की विस्तृत विस्तार में चर्चा करता है। क्या पता वो चर्चा भी करता है, लेकिन ये इसमें कारण नहीं दिया गया कि हाँ इसी वजह से ये है, इसमें सिद्धांत समाहित है। तो ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन ये आर है वो ए की स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 243 6 में, 243 ज में, 243 ई में और 243 ज में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 6 यानी जी। 243 जी में 11वीं अनुसूची का संबंध है। 11वीं अनुसूची को उल्लेख इसमें 243 जी में है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 11वीं अनुसूची है वो कौन से अनुच्छेद में होगी? 243 जी में होगी। अब ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? तो 11वीं अनुसूची में है वो 29 विषय हैं, 29 विषय जो आपके पंचायती राज से संबंधित है, 29 विषय हैं। तो आप इनको ये भी याद रख सकते हैं, 9 + 2 11 होते हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य बाड़ी का युद्ध है वो कब हुआ था? अब एक क्वेश्चन ये हो गया कि बाड़ी का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य में हुआ? 1517 में, 1519 में, 1520 में और 1522 में। तो बाड़ी का युद्ध है वो 1519 में हुआ था, ईस्वी 1519 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किन के मध्य में हुआ? राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राजनीतिक दल या फिर राष्ट्रीय यानी क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है वो किनको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को और सर्वोच्च न्यायालय को। तो आपका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को यानी निर्वाचन आयोग को है वो क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार है।
अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि इसने बोला है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है। दूसरा अगर आपको ये पूछ ले कि चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्हों का आवंटन ये कौन करता है, ये आवंटन भी वो है चुनाव आयोग करता है। तो ये कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और राष्ट्रीय चुनाव चिन्हों का आवंटन है ये कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। और चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश है वो 1968 के आदेश के अनुसार करता है। ये क्या है, चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अनुसार है। वो जो चुनाव आयोग है वो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा और चुनाव चिन्हों का आवंटन है वो इसके अनुसार करता है। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अनुसार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजें याद करनी है कि ये जो दर्जा है वो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। किसके अकॉर्डिंग करता है, चुनाव चिन्ह आरक्षण तथा आवंटन आदेश 1968 के अधीन करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1996 में, 1999 में, 2000 में और 2011 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2000 में। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज और पर्यावरण संरक्षण। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है वो पंचायती राज से है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पंचायती राज से। जब मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व करवाए थे, नीति निर्देशक तत्व है, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 40 में क्या दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों का संगठन है वो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। यानी हमारे भारत के जो नया संविधान के अंतर्गत अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या दिए हुए, नीति निर्देशक तत्वों का दिया गया। उसमें अनुच्छेद आपके 40 में, अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये किस में दिया गया, आपके अनुच्छेद 40 में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे हम बात करें हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में कोई भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता था यदि वह राज्य स्तर का दल था कम से कम कितने का था, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में और 7 राज्यों में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। 4 राज्यों में अगर वो राज्य स्तर का दल है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर हम इसकी बात करें तो ये दिसंबर 2000 से पहले ये मान्यता थी कि अगर कोई 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन दिसंबर 2000 के बाद क्या कर दिया गया कि तो लोकसभा की जो कुल संख्या होती है 543 संख्या है, ठीक है, उनमें से अगर 11 सीटें अगर वो जीतता है, 11 सीटें जीतना उसके लिए आवश्यक हो गया। और ये 11 सीटें जीतता है तो तीन राज्यों में ही 11 सीटें होनी चाहिए, 3 राज्यों में। अगर ऐसा वो कोई राजनीतिक दल कर लेता है तो उसे क्या हो जाता है, उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। दिसंबर 2000 पहले से ये चीज थी और दिसंबर 2000 के बाद 543 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 11 सीटें हैं उस जो राज्य दल है, उसे राज्य स्तर का दल है उसे जीतनी आवश्यक थी, वो भी 3 राज्यों से। अगर हम एक बार इसकी बात कर लें कि जो आपका राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे क्या क्या करना जरूरी है। कोई राजनीतिक दल होता है, उसे राजनीतिक दल को लोकसभा, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल की लोकसभा में या फिर विधानसभा में, इनमें जो चुनाव होते हैं उनमें 4 या उससे अधिक राज्यों में, 4 या उससे अधिक राज्यों में जो कुल वोट डाले जाते हैं, कुल वैध
वोट डाले जाते हैं, वैध वोट डाले जाते हैं, उनका 6% है उसे प्राप्त होना चाहिए। आप मान के चलिए कोई राजनीतिक दल है, उसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध वोट है उनका 6% प्राप्त होना चाहिए। उसके साथ ही 6% प्राप्त होने के साथ साथ और क्या होना चाहिए, किसी भी एक राज्य या फिर ज्यादा राज्यों में, एक या ज्यादा राज्यों में लोकसभा की कम से कम है वो 4 सीटों पर वो जीतना चाहिए, कम से कम 4 सीटों पर जीतना चाहिए। अगर ये उसके पास है तो वो राष्ट्रीय दल है उसे माना जाएगा, राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता मिल जाएगी। एक बार आप वापस देख लीजिए, कोई भी राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी कोई राजनीतिक दल है तो उसके लिए लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव हो गए, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव में 4 या फिर अधिक राज्यों के लिए 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध वोट होंगे, तो उन वैध वोटों का 6% होना चाहिए उसके पास, उसे 6% जो वोट है वो प्राप्त होने चाहिए। उसके साथ साथ ही है वो एक या अधिक राज्यों में लोकसभा की कम से कम 4 सीटें उसे प्राप्त होनी चाहिए, यानी 4 सीटों पर उसे जीत हासिल होनी चाहिए। अगर ये कर पाता है तो ठीक है, अगर ये उसके पास ये दोनों कंडीशन उसके पास नहीं है तो लोकसभा में उसे कम से कम है वो 2% सीटें, अर्थात जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अभी लोकसभा में कितनी है 243 सीटें हैं, उनमें से 11 सीटें ये तो होगी कि लोकसभा की पूरी कम से कम 2% सीटें, ठीक है, या फिर लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें, ये 243 में से 11 सीटें ये 2% है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। 543 में से सीटों में से 11 सीटें अगर वो जीत जाता है, और ये सीटें कितने 3 राज्यों में होनी चाहिए, 3 राज्यों में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से वो एक चीज कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल है उन्हें राष्ट्रीय स्तर की मान्यता वो कैसे प्राप्त होती है। तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन तो होगी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उन दोनों में 4 राज्यों में 4 या अधिक राज्यों में उसे 6% वोट मिलने चाहिए। उसके साथ साथ है जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें 4 सीटों पर उसे जीत हासिल होनी चाहिए। अगर ये उससे नहीं हो पाता है तो उसे लोकसभा जो आपके चुनाव होते हैं उनमें उसे पूरी लोकसभा की 2% सीटें, यानी 543 में से 11 सीटें हैं वो ओनली 3 राज्यों में उसे प्राप्त होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी वो हासिल कर लेता है, इन दोनों कंडीशन में एक भी वो पूरी कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता वो प्राप्त हो जाती है। तो ये होती है आपकी राष्ट्रीय दल की मान्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी 4 राज्यों में होना चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि मेसर्स वेंडर सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान के किस जिले में सीमेंट प्लांट व रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव मंजूरी दी है? कौन से आपके किस जिले में? जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, जैसलमेर में और चूरू में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जैसलमेर में। जैसलमेर में इसे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार, या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के निवासी। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, चुनाव आयोग ही करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक वह था जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त, अभी हमने अच्छे से इसे समझा, याद किया। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये तीनों तो अभी हमने पिछले में कर ही लिया था। और ये आपको याद रखना है कि जो 1999 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें चुनाव आयोग द्वारा
मान्य प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे उस टाइम 1999 में। तो आपके चारों के चारों कथन है वो सही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और चारों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा थाना 10वीं रैंक पर आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 10वीं रैंक पे पचपदरा थाना बाड़मेर, सदर थाना जयपुर का, हिंदुमल कोट थाना श्रीगंगानगर और मानसरोवर थाना जयपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हिंदुमल कोट गंगानगर है वो 10वीं रैंक पे आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन कथन ए में दिया है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है, ये भी बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। यानी हमें आपने देखा होगा कि आपका इंडियन पॉलिटी है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर कथन और कारण वाले आते हैं। उनमें हमें दोनों को कथन और कारण को देखना होता है कि दोनों सही है नहीं है, और जो कारण है वो कथन ए की सही से व्याख्या करता है या नहीं है। अब इसमें कथन ए और कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, लेकिन अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर है वो सही है, लेकिन आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े कि कौन से राज्यों में स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया था। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश को और आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी 3 नंबर राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में वो सर्वप्रथम में पंचायती राज स्वरूप को अपनाया यानी अंगीकार किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था। अब ये क्वेश्चन है वो इजी से हमें नहीं पता होता, लेकिन एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते पता नहीं कहाँ से आ गया। तो भूपोर्तम आंदोलन चलाया गया था, तो ये कहाँ चलाया गया था, ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ए। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है कि सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद है वो किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार भी क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं आपके साहित्य के। तो किस राज्य से संबंधित है, बीकानेर, आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है बीकानेर से, बीकानेर राज्य से संबंधित है राय विनोद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वें अनुसूची में सम्मिलित है, कितने विषय सम्मिलित है। ये मैंने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 11वीं सूची में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसे दे सकते हैं कि 2 + 9 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हो गए, 29 विषय हो गए। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, यानी ऑप्शन 4 है हमारा राइट होगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो राष्ट्रीय शब्द है वो किस चीज से प्रभावित था। प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वाधारण से और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से यह प्रभावित था राष्ट्रीय शब्द। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं काफी इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, और ज्यादा अगर बात करें तो आपके इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है। 75.10% तो ग्रामीण निकाय को, 24.90% शहरी निकायों को, 70 ग्रामीण और 30% शहरी, 40 ग्रामीण निकाय, 60% शहरी निकाय और 50-50 से दोनों को, 50% ग्रामीण को और 50% है वो शहरी निकायों को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, 75.10% तो ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को आवंटित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ है। मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शाहपुरा शैली और नाथद्वारा शैली। तो
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। नाथद्वारा शैली है उसका मेवाड़ व ब्रिज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से विकास हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? 1975 में, 1977 में, 1985 में और 1995 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 1985 में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? इस प्रकार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें बता दें कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी से कौन से संबंधित है, तो आपके जो 243 अनुच्छेद है ये सारा का सारा काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अच्छे से इसे देख लीजिएगा क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन बनने लायक होते हैं, हो सकता है कि इससे आप में एग्जाम में आ जाए। इसने पूछा है कि ये शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किससे संबंधित है? 243A, 256B, 257 और 243 जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 243 जी या 6 है वो इनसे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति है वो किस जिले से मानी जाती है? जयपुर से, भरतपुर से, करौली से और फतेहपुर से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, भरतपुर से है वो सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल है ये, तो किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, साथ लघु दल बदल, एक साथ लघु दल बदल ये भी है। संसद में दल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने गिराने के लिए मतदान ये भी है। तो आपका कौन सा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल है, ये दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1982 में, 1990 में, 1994 में और 2000 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, 1994 में किया गया था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। इस साइड राजनीतिक दल दिए गए हैं, इस साइड गठन का वर्ष दिया गया। आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राजनीतिक दल है वो गठित हुआ था, या फिर उसके संस्थापक भी पूछ लिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। फिर नीचे जो कूट दिए गए होते हैं उसमें राइट क्लिक करना होता है। तो इसमें राजनीतिक दल सीपीआई की बात करें, सीपीआई का मतलब क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कहीं पर आपको 1925 भी दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में देखना 1920 हो तो वही आपको राइट क्लिक करना है। तो ए में तो आ जाएगा 2। अब हम अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो इसके अगर आपसे संस्थापक पूछ ले, संस्थापक है तो इसके MN रॉय हैं। संस्थापक कौन है? MN रॉय, और ये ही आपके प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सीपीआई के संस्थापक है MN रॉय। तो आपका पहला हो गया सीपीआई। अगर सीपीएम की बात कर ले, यानी ये भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, तो अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे EMS डांगे और ज्योति बसु। MS डांगे और ज्योति बसु ये इसके संस्थापक थे। तो आपके CPM ये इसके संस्थापक, स्थापना 1964 में। अब AIAD की बात करें, ये आपकी कौन सी है? AIDA, ये है आपकी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। अगर इसके संस्थापक आपसे पूछ ले तो ये है MG रामचंद्रन। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। अब हमारी रहेगी तेलुगु देशम। तो तेलुगु देशम की स्थापना कब हुई? 1982 में। कब हुई? 1982 में तेलुगु देशम। अगर इसके आपको संस्थापक पूछ ले कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे
एन.टी. रामाराव, एन.टी. रामाराव। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा, सी में 1 आ जाएगा और डी में 4 आ जाएगा। तो जो भी नीचे कूट दिया हुआ वो आप क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें और बता देती हूँ। वो क्या होंगे कि इस साइड आप देखना कि राजनीतिक दल पढ़े, इस साइड गठन का वर्ष और इस साइड हमें संस्थापक देख लेते हैं। संस्थापक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हम अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी बात करें तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1885 में, 1885 में और मुंबई में हुई थी, ठीक है, 1885। इसके संस्थापक की बात करें तो वो है एओ ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पहला अध्यक्ष पूछ ले, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कौन से थे, ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में मुंबई में, संस्थापक एओ ह्यूम और जो फर्स्ट अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर अगली की हम बात करें, अगली हमारी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अगर बीजेपी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और ये कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इसकी स्थापना 1980 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आज ही हमने इसका क्वेश्चन किया था, पीछे आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, वाजपेयी। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और हमने सीपीआई की बात करी ली है। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसके आपके जो प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे, एमएन रॉय थे। सीपीएम की बात करें तो इसकी स्थापना अभी हमने पढ़ा 1964 में और इसके ईएमएस डांगे या ज्योति बसु। और अगर हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की बात करें यानी डीएमके की बात करें तो उसकी स्थापना 1949 में, जिसके आपके अध्यक्ष कौन थे, CN अन्ना दुराई। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके जो इसकी स्थापना की जो गठन की ईयर है वो याद रख सकते हैं, 1949। और अभी हमने एक और ADMK पढ़ा था, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो वो कब थी, 1972 में थे। तो ये थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके लिए और है जनता पार्टी, ये आप थोड़ा एक नोट्स बना लीजिएगा इसका, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो ये है जयप्रकाश नारायण, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1992 में, और इसके जो आपके संस्थापक थे वो थे मुलायम सिंह यादव। तो ये थी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एक आप आम आदमी पार्टी भी आप भी याद रखिएगा। आप इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में हुई थी और इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है। एक और तृणमूल कांग्रेस, इसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं, ये कौन सी है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1998 में और इसकी संस्थापक है वो है ममता बनर्जी। तो एक बार इन सभी को हम देख लेते हैं। हमने कौन कौन सा पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि जो आपकी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना 1885 मुंबई में, एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले की बात करें, अगली है आपकी बीजेपी, 1980 में स्थापना, दिल्ली में इसका गठन हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। सीपीआई की बात करें 1925, सीपीएम 1964, डीएमके ये आपके 1949 में और एडीएमके ये 1972 में। अगली की बात करें जनता पार्टी 1977 में, जयप्रकाश नारायण, समाजवादी पार्टी 4 नवंबर 1992, मुलायम सिंह यादव और आप यानी आम आदमी पार्टी 2012 में और अरविंद केजरीवाल। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे
और एक तृणमूल कांग्रेस 1998 में ममता बनर्जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुड्डी में गांधी आश्रम की स्थापना की, जिसका संबंध किस जिले में हटुड्डी में की थी? भीलवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में और अजमेर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजमेर में है वो स्थापना की गई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? जिलाधीश, पंचायत सचिव, बीडीओ और ग्राम सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ग्राम सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति होगा वो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला पढ़ें तो राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, ये भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थायी नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी की रामपुरा अगुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में मार्च में 2023 में पहली ग्रीनको सर्टिफाइड खदानें बनी है? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 1991 में, 92 में, 93 में और 94 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो राजस्थान ने निर्धारित की थी। सरपंच, उप सरपंच इनके लिए बोला था कि 8वीं पास होगा, 5वीं पास होगा। ये जो ऐसी कुछ इसकी जो शैक्षणिक योग्यता थी ये पहले थी, जो कि कब थी? 2019 में इसे बाद में बदल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन एक होगा कि राजस्थान ऐसा था जो पहला राज्य था जिसने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 11 फरवरी 2019 से अधिनियम में संशोधन किया गया और जो ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसे समाप्त कर दिया गया, इसी प्रावधान को है वो हटा दिया गया। तो अब आपके ये प्रावधान नहीं है, अब तो सिर्फ यही है कि खुले में शौच मुक्त होना चाहिए, यानी उसके जो भी सरपंच उप सरपंच होगा उसके घर में शौचालय होना चाहिए, ये एक ही उसकी योग्यता है। लेकिन अगर पहले बात करें 11 फरवरी 2019 को इस संशोधन करके, इस अधिनियम में संशोधन करके इस शैक्षणिक योग्यता थी जो न्यूनतम, इसे हटा दिया गया था। लेकिन ये लगाने वाला अगर पहला राज्य पूछ ले तो ये था राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन एक। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।